फिल्म की टेक्निकलिटीज पे बात करें तो एक और एंगल आता है जिसके ऊपर है कि आपकी विजुअल्स किस तरह से अरेंज हुए हैं। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट नोलन यूजुअली डज इन हिज फिल्म्स इज के यू नो इफ कोई किसी का डायलॉग चल रहा है, देयर इज अ लाइट म्यूजिक गोइंग ऑन बिहाइंड इट, तो उसके ऊपर विजुअल में जस्ट इंस्टेड ऑफ शोइंग द फेस ऑफ द पर्सन हु इज सेइंग द डायलॉग, वो थोड़ा सा इन एक्शन सीन भी दिखाएगा। यानी कि लेट्स से इफ द पर्सन इज सेइंग कि मैं समर्स में कैलिफोर्निया गया था, तो वहाँ पे उसका शॉट दिखाएगा कि वो कैलिफोर्निया में किसी होटल के अंदर जा रहा था और वो बिल्कुल म्यूटेड होगा, वो उतना मोमेंट बिल्कुल म्यूटेड सा आएगा, वहाँ पे जो पीछे म्यूजिक है वो भी बहुत नीचे होगा। सो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ डेजा वू थिंग, और आपको कहानी में किसी और तरह से अटैचमेंट फील होनी शुरू हो जाती है। यू फील के मे बी यू वर देयर विद हिम, विद द कैरेक्टर इन कैलिफोर्निया। इसी तरह से इसी चीज़ को ही, इसी लेयर को वो एक और तरीके से यूज़ करता है। जैसे कि फिल्म जब शुरू हुई थी उसमें कुछ एक आसमान का शॉट था जिसमें से मिसाइल्स की ट्रेल्स नज़र आ रही थी आसमान में, और वो शॉट एक्चुअली में बिल्कुल एंड पे आया था जब मिसाइल निकलते दिखाया था। अब वो वाला शॉट इतना सा शुरू में इतना सा बिल्कुल एक लाइक फॉर अ सेकंड दिखा के वो गायब हो गया और कभी दोबारा उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, और एंड में वो आपके सामने आता है। सो ये वो डेजा वू वाली फीलिंग आती है, एंड देन यू वो सबकॉन्शियसली आपके ज़हन में शॉट बैठा होता है, व्हेन यू एक्चुअली सी इट इन इट्स कंप्लीट फॉर्म, अगेन यू हैव दैट सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, यू फील के यू नो यू गॉट योर आंसर्स। यही टेक्निक जो वो म्यूजिक में साउंड डिज़ाइन में लगा रहा था, वही चीज़ उसने आपके साथ विजुअली भी खेल दी है। सो एज एन ऑडियंस यू फील रियली फुलफिल्ड, यू डोंट फील, ज़्यादातर फिल्मों का ये इशू होता है कि यू काइंड ऑफ फील चीटेड एट द एंड। कहीं पे आपको फील हो जाता है कि राइटर ने भागने की कोशिश की है, ज़बरदस्ती बात को, नैरेटिव को आगे पुश किया जा रहा है। लेकिन इतनी डिटेल्ड आंख रख के, इतनी डिटेल्ड नज़र के साथ, ऑडियंस का ख़ास ख्याल रखते हुए, व्यूअर का ख़ास ख्याल रखते हुए, उसके यू नो यूजिंग ऑल ऑफ द टूल्स ऑफ द मीडियम लाइक साउंड, म्यूजिक, visual, using everything, we actually see an intentional effort by Nolan कि वो आपको वो sense of fulfillment देना चाह रहा है। और वही sense of fulfillment आप जब सिनेमा से लेकर निकलते हैं तो you feel really good about the film and you feel कि आपके जो टाइम था, आपके पैसे थे, वो worth it थे। Okay, so let's talk about the character of J. Robert Oppenheimer in the Oppenheimer film by Christopher Nolan. I think there was so much to tell in this story. एक चीज़ तो नज़र आई है कि इस फिल्म को फैक्चुअली करेक्ट रखने की बहुत एफर्ट की गई है। असली फुटेजेस जो इवन ट्रिनिटी इवेंट की थी उनको निकाल के they went to the right details of the structure of the atomic bomb, even to the finest wires. So this is how deep Christopher Nolan goes in his research work when he's making films. तो वो चीज़ तो नज़र आई है बिल्कुल। इस सब के अंदर I just feel कि जो रॉबर्ट ओपनहाइमर का कैरेक्टर था वो पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आ सका। Now this is a very interesting thing to see it in this way कि उसके बारे में हमें ये तो बता दिया था कि वो वुमेनाइजर था या वो जीनियस था या उसके और मसले मसाइल थे। as characteristics we got to know, as information, factual information पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो information आ गई थी, लेकिन हमें उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। I couldn't feel him उस तरह से कि अच्छा ये ट्रेड इसके अंदर है तो ये किस तरह से है। उसमें देखें मेन चीज़ होती है कि इफ प्रोटैगनिस्ट as a viewer I have to project myself on the protagonist. That is the biggest win of any film. But in case of Oppenheimer मुझे ये थोड़ा सा वीक लगा एंगल उसका। I believe कि शायद ये रीज़न हो सकता है कि there was too much going on in his life. There was so much in the movie that needed to be factually correct because it was a global event. तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ पीछे रह गई। स्पेशली नोलन की फिल्म का जो स्टाइल है उसमें आई थिंक थोड़ा सा रूम कम रह जाता है फॉर यू टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर ऑन अ ग्रेटर लेवल। बट वी हैव सीन हिम
done that in his previous film as well. For instance, इंटरस्टेलर के अंदर जो बाप बेटी का रिलेशन था वो उसने बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ा था, वहाँ पे इमोशनैलिटी थी, सब कुछ था. So I wasn't expecting this thing to be missed by Nolan. सिर्फ एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो मैं दे सकता हूँ इसके लिए वो ये कि ये बायोपिक थी. अब बायोपिक भी एक, यानी इट वॉज इन द टाइम्स ऑफ 1930s, 40s, 50s की टाइम की थी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन टू मेक अ बायोपिक ऑफ दैट पर्सन जिसकी टाइम, जिसके दौर में वो खुद जिसने ज़िंदगी गुजारी हो. Now Nolan happened to be that person, but since it's a biopic and you have to be factually correct, it's very important you know that person on a personal level कि आप वो चीज़ें claim कर सकें to create that personal affection and that connectivity. So there must be a lot of things that couldn't be speculated about Oppenheimer when making a film on this scale. तो वहाँ से वो चीज़ें कुछ मिस हुई हैं. अगर मैं इंटरस्टेलर की मिसाल में, इट्स अ फिक्शनल मूवी, तो उसके अंदर यू कैन क्रिएट सर्टन एलिमेंट्स, सर्टन सीन, सर्टन मोमेंट्स. आप स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं कि थोड़ा सा फोर्सफुली ऑडियंस के साथ उसका कनेक्शन प्रोटैगनिस्ट का क्रिएट किया जाए. सिर्फ मैं ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि शायद ये एक मुश्किल थी, एक हर्डल थी जिसकी वजह से दे डिडंट फील, सिंस ही इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग पर्सनैलिटी इन अमेरिकन हिस्ट्री, सो इट्स काइंड ऑफ रिस्की. कुछ लोगों के आप there might be some people who would not agree with such depiction of his character. Factually तो आप agree करा सकते हैं, because factually जो चीज़ें सामने हैं कि वो arrogant था, वो ये था या वो था. How would be this gap filled? Emotional वाला और connectivity पर. ठीक है, चलो उसने कुछ दिखा दिया, उसने अब ये आप कह रहे हो तो facts नहीं हो सकता. अब ये fact लग रहा है जितना strongly उसने दिखाया ना कि scene save में उसने जिसने लगा था maybe ये से science teacher. अच्छा, another reason why I don't think कि ये इमोशनैलिटी क्यों नहीं इतनी क्रिएट की जा सकी, क्योंकि दिस मूवी was at the end of the day I think less about Oppenheimer and more about the event of building the atomic bomb. अगर ये जर्नल एक इवेंट था और less about Oppenheimer था, तो उसका नाम Oppenheimer ही क्यों रखा है? It could be named after the event actually. The father of atomic bomb या कुछ इस तरह से, या ट्रिनिटी रख देते. अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर मैं इसको इस नज़र से देखूं और सारी चीज़ में जोड़ते हैं तो आई थिंक ट्रिनिटी वुड हैव बीन अ बेटर नेम. और सारा जो क्लाइमैक्स था वो ट्रिनिटी पे जाके बिल्ड हुआ था. और नोलन के जो इंटरव्यूज भी आप देखें तो उसमें उसने खुद भी कहा कि द होल आइडिया वाज टू बिल्ड एवरीथिंग टुवर्ड्स ट्रिनिटी एंड देन वी डाई डाउन फ्रॉम इट विद द बिटर स्वीट रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड विद ओपनहाइमर. सो अगर ट्रिनिटी रखते तो आई थिंक वो वहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती. बट ही वांटेड टू टॉक अबाउट ओपनहाइमर. सो सिंस अगेन दिस इज अ चॉइस ऑफ द डायरेक्टर, ऑफ द राइटर. ही सॉ, इवन जो उसने स्क्रिप्ट लिखा था वो फर्स्ट पर्सन में लिखा था. एंड इट्स वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू आई थिंक स्क्रिप्ट्स जो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई. सो इससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट making this film from Oppenheimer's perspective. तो उसने बनानी तो यूँ शुरू की है. I think this must have been his first thought. लेकिन down the line जब इतने ज़्यादा facts और सारी चीज़ें ऐड होती रही हैं, बनती रही हैं कहानी, क्योंकि जब तक कहानी पूरी बन नहीं जाती, एडिट होकर सामने नहीं आती, you actually don't know much कि how it's going to turn out. So I think eventually when everything came together, it did feel less of an Oppenheimer film and more about the event itself. And when we talk about the event, then we didn't show much, and they didn't show much about the actual details of the Hiroshima Nagasaki. यानी कि एक भी Japanese नहीं दिखाया. They just show that implication. हाँ, और एक वो जला हुआ सा पुतला सा बस थोड़ा सा दिखाया था जो पिट गया था. I mean the Japanese community is a bit fierce and not happy कि उन्होंने उनके सेंटीमेंट पे ज़्यादा बात नहीं की. About that scene के सबको बात है, स्पीच डिलीवर करने बाहर जा रहा था तो पूरे पैनल को उल्टियाँ लगी, पूरी एंजाइटी में. वो those were the visuals Oppenheimer was having. कि Oppenheimer को एक तरफ खुश अपनी अमेरिकन अवाम नज़र आ रही थी और दूसरी तरफ जो उसका सबकॉन्शियस और अंदर का जो उसका गिल्ट जाग रहा था
वो उसको नज़र आ रहा था कि एक ट्रेजिडी भी तो हुई है, जो लोग मरे हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा. So that is why he was looking, visualizing a few people vomiting या in depression or crying. तो वो guilt उसका जाग रहा था. Talking about what the narrative and the story holds in Oppenheimer by Christopher Nolan, उसमें हम ये देखते हैं कि ज़्यादा बात जो है वो अमेरिकन सेंटिमेंट की साइड से ही की गई है. Of course, like it's an American movie, so we can kind of expect that a little bit. But since it was such a big event, and Christopher Nolan himself claimed that this is the biggest story of mankind. On that note, it's very ये बड़ी interesting सी बात है कि those films tend to be more in the talks, tend to be more inclined towards being watched by a lot of films, is something that touches on more lives. For instance, in Pakistan, we are fond of a few different topics. Like in sports, we are very much fond of cricket. We talk a lot about religion. We talk a lot about politics. We are very much fond of things related to marriage and stuff. So I believe any topic in form of video, in form of film or short film or an ad, touching these points touches the hearts and minds of the masses. So कोई भी ऐसा टॉपिक जो ज़्यादातर लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स को टच करता हो, तो उसमें ज़रा टेंडेंसी होती है कि इट्स गोइंग टू बी टॉक्ड एंड वॉच्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. सो इस फिल्म की मार्केटिंग को थोड़ा सा उस एंगल पे रख के किया गया है कि दिस इज़ द फिल्म फॉर द मैनकाइंड, द होल ऑफ मैनकाइंड. दिस चेंज्ड every life was touched by it, was affected by it. I think this was a very brilliant way of marketing it, putting it out into the mainstream media. Even someone living as far as away in Pakistan or anywhere else could feel the significance of an event that happened 70-80 years ago and still feel its relevance to himself or herself. So a film which is being claimed to be important for all of mankind, और उसके अंदर फिर ज़्यादा एंगल जो था वो अमेरिकन साइड का उस तरह से रखा गया था क्योंकि अमेरिकन्स ने एक तरह से कड़वा घूम पिया था टू एंड द वॉर. एंड जो बात हुई थी कि जापानीज़ वॉर जब एंड करने की वो जनरल्स के बीच बात हो रही थी, तो उसमें भी ज़्यादा एंगल इसी तरह से दिखाया था कि यार ये करना ही है और लाइक वी डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. तो वो थोड़ा सा एक एंगल है जहाँ पे डिबेट हो सकती है, especially with the Japanese community, which doesn't feel कि फिल्म ने अपना पूरा एक तरह से हक अदा किया है उनकी साइड से. उनके किसी भी एंगल से स्टोरी का कोई भी एंगल उनकी साइड से नहीं आया गया. बट अगेन आई थिंक इट वुड हैव गॉन मोर on a diverse note, more political and everything, and maybe Christopher Nolan just wanted to be focused towards the eye of Oppenheimer, उसके एंगल से दिखाना चाह रहा. So again, it's at the end of the day the decision of the writer and director. और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बॉम्ब गिराने की जरूरत कोई खास थी भी नहीं, क्योंकि जर्मनी में हिटलर ने ऑलरेडी कुछ चीज़ कर ली थी. तो ये बॉम्ब बना रहे थे एक्चुअली में मतलब जो राइटफुल एनिमी था वो जर्मनी था, ठीक है, लेकिन वो बच गए. सो आई थिंक वो फिर पॉलिटिकल डिसीजन था जस्ट टू शो द पावर एंड डोमिनेंस ऑफ अमेरिका, तो वो शायद गिराना था. हाँ, Oppenheimer might have been, थोड़ा सा फिल्म से हमें आइडिया होता है, he might have been justified with himself अगर सिर्फ हिरोशिमा पे गिरा होता. So he had a problem with the second bomb, especially कि यार सेकंड क्यों गिराया जब पहले पे पता चल गया था और फैक्ट्स आ गए थे. We had shown the world कि we have a nuclear bomb, तो वो मकसद पूरा हो गया. तो वो वहाँ पे एक लाइन थोड़ी सी फील होती क्रॉस की गई थी, और आज तक अमेरिका ने इस चीज़ के लिए अपॉलोजाइज नहीं किया, इवन फॉर द फर्स्ट मोमेंट. दूसरा सवाल, even with meeting in president US, उसने कहा कि do you care who bombed it? हाँ, इसके बारे में this is very interesting. I think this was one of the biggest and most for me it was one of the biggest scenes in the film, जो एक अपनी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के साथ मेरे सामने आया. Since we were watching the film from Oppenheimer's point of view, हम उसकी कहानी में सारा उसके साथ थे. जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड कि ये सारी फिल्म ट्रूमन जो उनका प्रेसिडेंट था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनी होती.
तो फिर आपको याद होगा जो ट्रूमन ने बोला था कि यू नो पीपल डोंट केयर अबाउट हु मेड द बॉम्ब बट हु ड्रॉप्ड इट। तो ऑल्दो अभी भी बहुत हिटिंग था, लाइक जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर डायरेक्शन ऑफ इमेजिनेशन कि अगर प्रेसिडेंट की नज़र से बनी होती तो एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज की कहानी होती और उसका बिल्कुल डिफरेंट इम्पैक्ट होता जब ये लाइन आती। मे बी उस वक्त आप ज़्यादा उस तरफ इंक्लाइंड होते कि नहीं यार बनाने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस लाइन ने आपको इस तरफ इंक्लाइन किया है कि नहीं यार गिराने वाला ज़्यादा मैटर कर रहा है। सो ये बड़ा मज़े का कन्वर्जेंस था कि बनाने वाला बड़ा ईवल देखा जा रहा है या बॉम्ब गिराने वाला। और आई थिंक फिल्म में जिस तरह से आगे कहानी चली है, जो गिल्ट दिखाया है ओपनहाइमर का एज एन ऑडियंस जो उस एरा में नहीं थी और अब पैदा हुई है रिसेंट टाइम्स में, who didn't witness the whole of the nuclear and Cold War through their eyes. I think we kind of felt some sympathy for Oppenheimer at this point, and we felt कि maybe गिराने वाला ज़्यादा बड़ा evil है. At least there was some conscience and some guilt going around at Oppenheimer's end. आपको IMDb rating That's a very good question. I think I would give it somewhere around 7.8 to 8.0 out of 10. Although IMDb के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग है, I think it's above 9. The reason why I'm giving it 7.8 to 8 is not because of its sound design, not because of its dialogues, not because of how it was structured and edited, and probably not even because of the storytelling. It's just because of the story itself. And I'll have to explain a little bit in the sense के story के साथ मसला मुझे था कि उसके अंदर उस तरह से like it was filled with facts. It was filled with so much information, so much going on, and nothing came out as a big, as a big surface point towards me, or especially on all of that curve, मेरी कोई emotional attachment नहीं हो सकी। It almost felt like a docu-film at certain point, कि फैक्ट से भरी एक डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्माई गई है और उसकी बेहतरीन साउंड डिजाइन एंड एवरीथिंग, तो वो मैं देख रहा हूँ एंड आई एम बीइंग फिल्ड विद इंफॉर्मेशन एंड लेस ऑन द इमोशनल साइड। सो एट द एंड ऑफ द डे आई वाज अ मोर इन्फॉर्म्ड पर्सन आफ्टर 3 hours, बट द इमोशनल वैल्यू either with the event itself or Oppenheimer, the protagonist, वो मिस आउट थी। और इस सब के साथ एक चीज जिसने शायद नेगेटिव 2-3 पॉइंट्स कर दिए होंगे अगर वो ना होता तो मेरे ख्याल से आइंस्टाइन को डायलॉग पे बात करते नहीं दिखाना चाहिए था। अगला पॉइंट ही मेरा या वो बहुत बहुत डिप्रेसिंग था या मेरे लिए बहुत डाउनर हो गया था मैं, बिकॉज आइंस्टाइन वही रहता वो जो उसको थोड़ा सा वेग फील में, और क्रिस्टोफर नोलन का स्टाइल भी रहा ना, जैसे इंसेप्शन के अंदर वो बच्चे थे उसके जो एंड तक नहीं दिखाए थे, उनके चेहरे नहीं दिखाए थे, तो वो एक थोड़ी सी वेग फैंटेसी में रखा हुआ था। और वो हाँ अच्छा, और वो लॉन्गिंग जो थी ना उसके बच्चों की वो साथ रही थी इवन एट द एंड, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स। अगर आप सोचें ना, या उसके बच्चे कौन थे नहीं पता, चेहरा नहीं देखा, तो वो लॉन्गिंग की फीलिंग आती है। तो उसका स्टाइल ऐसा है, आई वाज होपिंग कि आइंस्टाइन के साथ में यही करेगा, लेकिन जब वो बोला है ना तो फिर वो सारा टूट गया। आई थिंक उसको नहीं बोलना चाहिए था, आइंस्टाइन के डायलॉग्स नहीं होने चाहिए थे। उसने उसके साथ क्या कन्वर्स किया वो किसी और तरीके से रिवील कर देता, दैट वुड हैव बीन आई थिंक मोर इम्पैक्टफुल। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स माइनस होते हैं। जैसे मैं एवेंजर्स का फैन हूं, डीसी का, मैं इस तरह की देखता हूं, लेकिन ओपनहाइमर समथिंग राइट लेफ्ट वेरी राइट लेफ्ट। आई थिंक ओपनहाइमर इज फॉर प्योर फिल्म मेकर्स एंड फिल्म लवर्स, क्योंकि ये फिल्म एक तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो खास IMAX सिनेमास के ऊपर कैमरास के ऊपर, और फिर ब्लैक एंड वाइट सीक्वेंस के लिए एक अलग से कैमरा बनाया,
or you're gonna have full experience on the IMAX screen, the sound system and everything. तो एक तो pure cinema lovers, filmmakers ये फिल्म के लिए है. Second, people who are more interested in knowing about history, knowing about different historical facts that are which has real importance with mankind and how it affects us now and in future. उनके लिए है. And I think at the end जो नोलन फैंस हैं वो सारे इस फिल्म के लिए. मैंने काफी लोगों को कहते सुना है कि डॉक्टर कदीर खान और ओपनहाइमर की सिमिलर स्टोरी, उसके बारे में क्या कहेंगे? That is an interesting question. I think काफ़ी वो फिल्म देखते हुए भी I think काफ़ी लोगों को फील हो रहा होगा कि यार काफ़ी सिमिलर स्टोरी है कि मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब और इस तरह से. मुझे पर्सनली फील हो रहा था कि वी ऑल्सो हैव वेरी गुड स्टोरी इसी कैटेगरी में, और इतनी अच्छी फिल्म बनी हुई है, वो इतना बिजनेस कर रही है, पूरी दुनिया में देखी जा रही है, और हमेशा एक अच्छी स्टोरी चाहिए होती है आपको. और this always is a challenge to find good stories. और जब पाकिस्तान में अच्छी स्टोरीज हैं और भी जॉनरास में और बायोपिक के सेंस में, ट्रू स्टोरीज के सेंस में, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज. स्पेशली नेशन जो स्ट्रगल कर रहा होता है या जो बिल्ड हो रहा होता है, जो तरक्की कर रहा होता है, उसके अंदर बहुत मजे की स्टोरीज होती हैं. तो कभी कभी होता है कि कोई और जब उस जॉनरा की या उस टॉपिक की फिल्म बनाता है और वो इतनी हिट होती है, इतनी अच्छी बनी होती है, तब आपको रियलाइज होता है कि ओह यस, वी आल्सो हैव अ सिमिलर स्टोरी एंड वी कुड आल्सो डू समथिंग अबाउट इट एंड create that certain good image of my own country in the world. अब इसके अंदर भी आप देखें ओपनहाइमर फिल्म के अंदर कि उन्होंने उस तरह से भी नेगेटिव नहीं दिखाया अमेरिका को, और उस तरह से इतना पॉजिटिव भी नहीं दिखाया. वो बड़ी थिन लाइन थी और वो फैक्ट्स की लाइन पे चलते रहे. थोड़ा सा ऑडियंस के ऊपर भी छोड़ा है. वो अगेन एक स्टाइल है नोलन का कि ऑडियंस को डिबेट करने का वो हमेशा मौका देता है कि वो बात करेंगे क्या सही था, क्या नहीं था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक ये थोड़ी स्मार्ट फिल्म मेकिंग का तरीका भी है, इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करनी हो आपने. बट येस, इट वॉज अगर हम अपनी स्टोरी में बात करें, जिस तरह से अमेरिका के लिए टर्निंग पॉइंट था, इट बिकेम अ वर्ल्ड लीडर आफ्टर दैट, हमारे लिए भी टर्निंग पॉइंट था. सो वट एवर वेंट, हाउ एवर इट वेंट, आई थिंक एक स्टोरी तो है, और अगर वो बनाई जाए और इतनी अच्छी तरीके से वो उसकी सारी सिनेमाटोग्राफी एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें दी हैं, तो सर्टनली डेफिनेटली पाकिस्तान कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ ब्लॉकबस्टर हिट, और इट कैन डू अ लॉट ऑफ बिजनेस एंड इट कैन क्रिएट a positive image of Pakistan in the world.